नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। कहा, देश आज हार्डवेयर बनाने के लिए भी पहचाना जा रहा है। 22,516 करोड़ रुपए से बना है प्लांट। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को गुजरात के साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10-11 साल पहले तक भारत में डेटा और चिप की चर्चा कम होती थी। पहले देश की पहचान सॉफ्टवेयर के रूप में थी। आज भारत हार्डवेयर बनाने के लिए भी पहचाना जाने लगा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका और इजराइल का ईरान पर हमला। स्कूल पर मिसाइल गिरने से 40 छात्राओं की मौत। ईरान ने भी इजराइल, दुबई पर 400 मिसाइलें दागी। जी हां दोस्तों, इजराइल ने शनिवार सुबह ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर बड़ा हमला कर दिया। ईरानी एजेंसियों के अनुसार दक्षिणी ईरान के एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से 40 छात्राओं की मौत हो गई, जबकि 45 घायल हैं। अमेरिका और इजराइल ने इसे ज्वाइंट सैन्य कार्यवाही बताया। ट्रंप ने वीडियो जारी करके कहा कि ईरान पर यह हमला उनके नागरिकों की रक्षा के लिए किया गया है। दरअसल दोस्तों, जवाब में ईरान ने इजराइल पर करीब 400 मिसाइलें दागी और कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब व यूएई में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया। इतना ही नहीं, ईरान ने यूएई के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर दुबई पर भी हमला कर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। टीएमसी ने राज्यसभा के लिए 4 कैंडिडेट्स का ऐलान किया। इनमें सुप्रीम कोर्ट के वकील मेनका गुरुस्वामी का नाम भी शामिल। जीते तो पहले एलजीबीक्यूटी सांसद होंगे। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार शाम को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इनमें मंत्री बाबुल सुप्रियो, बंगाल के पूर्व डीजीपी राजीव कुमार, सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी और एक्ट्रेस गोयल मलिक का नाम शामिल है। दोस्तों, टीएमसी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हम इन उम्मीदवारों को दिल से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। वे तृणमूल की मजबूती की विरासत और हर भारतीय के अधिकारों का सम्मान और रक्षा के लिए उनके पक्के वादे को बनाए रखेंगे। दरअसल दोस्तों, बंगाल से 2026 में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ईरान इजराइल जंग से भारत की 50% तेल सप्लाई पर संकट। सोना चांदी महंगा हो सकता है। हॉर्मुज़ रूट बंद हुआ तो 10% एक्सपोर्ट भी खतरे में। जी हां दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग का असर भारत के तेल व्यापार, शेयर बाजार और सोना चांदी की कीमतों पर दिख सकता है। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध और बढ़ता है तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हो सकता है। इससे भारत और हर महीने होने वाली तेल सप्लाई का आधा हिस्सा खतरे में पड़ जाएगा। इसके अलावा भारत का नॉन ऑयल एक्सपोर्ट भी प्रभावित हो सकता है। इसका 10% से ज्यादा हिस्सा इस क्षेत्र से सप्लाई होता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका ईरान युद्ध की चपेट में पूरा मिडिल ईस्ट। एयर इंडिया और इंडिगो ने सस्पेंड की सभी उड़ानें। जी हां दोस्तों, ईरान पर इजराइल और अमेरिकी हमले के बाद पूरा मिडिल ईस्ट जंग के मुहाने पर खड़ा हो गया है। ईरान ने कुवैत, दुबई, अबू धाबी, बहरीन, कतर, इराक, सऊदी अरब, जॉर्डन समेत अन्य खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलें दागी है। इस स्थिति को देखते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो एयरलाइंस ने खाड़ी देशों के लिए अपनी सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। उधर दोस्तों, एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम स्थिति पर लगातार करीबी से नजर बनाए हुए हैं। आवश्यकता के अनुसार अपने परिचालन की समीक्षा करते हुए उसमें बदलाव करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान एमपी में तापमान 33 डिग्री के पार। हरियाणा में आज बूंदाबांदी संभव। हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव। अटल टनल के पास बर्फबारी हुई। जी हां दोस्तों, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फरवरी के महीने में अप्रैल जैसी धूप निकल रही है। दोनों राज्यों के कई शहरों में गुरुवार को तापमान 33 डिग्री के पार दर्ज हुआ। राजस्थान के बाड़मेर में सबसे ज्यादा तापमान 36.5 डिग्री दर्ज किया गया। उधर दोस्तों, मध्य प्रदेश के खंडवा और खरगोन में तापमान 35.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। दोस्तों, हरियाणा में गर्मी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश का अधिकतम तापमान 31 डिग्री के पार पहुंच गया। हालांकि मौसम विभाग ने आज से राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और बूंदाबांदी की संभावना जताई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में बर्ड फ्लू का कहर। मारी गई 4,575 मुर्गियां। पटना जू 5 मार्च तक के लिए बंद हुआ। जी हां दोस्तों, बिहार में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि के बाद राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। पटना के पीसी कॉलोनी, कंकड़बाग के जू सेक्टर पार्क और पटना हाईकोर्ट परिसर में कौवों और मुर्गियों की अचानक मौत के बाद बर्ड फ्लू H5N1 की पुष्टि हुई। बर्ड फ्लू का शक होने पर जांच के लिए नमूने भोपाल भेजे गए थे। रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने प्रभावित इलाके के 1 किलोमीटर क्षेत्र को संक्रमित घोषित कर दिया। संक्रमण रोकने के लिए करीब 4,575 मुर्गियों को मार दिया गया। वहीं 9,662 अंडे और 530 किलो दाना भी नष्ट किया गया है। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में दवा का छिड़काव भी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की अपील की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आंध्र प्रदेश में फटाका फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। 20 लोगों की मौत, 6 गंभीर घायल। धमाके की आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी।
जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के वेटलापेल गांव में शनिवार पटाखा बनाने वाले यूनिट में धमाका हो गया। हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। धमाके के समय यूनिट में 20 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना भीषण था कि इसकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस्लाम के खिलाफ बोलता था यूट्यूबर सलीम वास्तविक, दिन दहाड़े बदमाशों ने मारे 14 चाकू, अब योगी करेंगे इंसाफ। जी हाँ दोस्तों, गाजियाबाद में एक सनसनीखेज घटना हुई। लोनी इलाके में यूट्यूबर सलीम वास्तविक पर शुक्रवार को दिन दहाड़े जानलेवा हमला कर दिया गया। सलीम पहले मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया और इस्लाम की कुछ कमियों पर खुलकर बोलते हैं। दोस्तों, यह मामला काफी चर्चाओं में है। शुक्रवार सुबह लोनी थाना क्षेत्र में अशोक विहार या अली गार्डन कॉलोनी में सलीम अपने घर या ऑफिस में थे। 2 हमलावर बाइक पर आए। उनकी बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी। वे नकाब या हेलमेट पहने हुए थे। वे सीधे अंदर घुसे और सलीम पर चाकू से तेजी से कई वार कर दिए। उन्होंने उसके गले को रेतने की कोशिश की। सलीम के सीने, पेट, बाजू, गर्दन और पैर में कुल 14 घाव पाए गए। सलीम चीखने लगे। हमलावर डर गए और उन्हें अधमरा छोड़कर भाग गए। अब दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का खुद संज्ञान लिया है। उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इस हफ्ते सोने चांदी में रही बढ़त। सोना 4,000 रुपए बढ़कर 1.69 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी 17,000 रुपए महंगी हुई। जी हाँ दोस्तों, इस हफ्ते सोने और चांदी के दाम में बढ़त रही है। सोना 4,000 रुपए बढ़कर 1.69 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले बीते सप्ताह यानी कि 20 फरवरी को शुक्रवार को सोना 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर था। वहीं दोस्तों, चांदी 2.5 लाख रुपए से बढ़कर 2,67,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। यानी कि दोस्तों, इसकी कीमत में एक सप्ताह में 17,000 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेटर लिखा। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के लिए पर्याप्त बजट दें। दिव्यांगता पेंशन से इनकम टैक्स हटाए। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। उन्होंने सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों से जुड़े 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर हस्तक्षेप की मांग की। दरअसल दोस्तों, 25 फरवरी 2026 को लिखे लेटर में राहुल गांधी ने एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने और दिव्यांगता पेंशन पर लगाए गए नए आयकर प्रावधान को वापस लेने की मांग की है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने लिखा कि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम का उद्देश्य पूर्व सैनिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना है, लेकिन यह गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश की सेवा की वे आज खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इस लेटर की एक कॉपी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी भेजी गई है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देश में जल्द बनेगा नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। गिग वर्कर्स को कर्मचारियों का दर्जा मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस और फैमिली वेलफेयर जैसी सुविधाएं भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के लेबर मिनिस्टर आकाश फुटकर ने विधानसभा में जानकारी दी कि केंद्र सरकार जल्द ही गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का गठन करने जा रही है। इस बोर्ड के जरिए डिलीवरी पार्टनर्स और फ्रीलांसर्स को हेल्थ केयर, इंश्योरेंस और फैमिली वेलफेयर जैसी सुविधाएं दी जाएगी। अब तक इन वर्कर्स को केवल बिजनेस पार्टनर माना जाता था, लेकिन नए कोड के तहत इन्हें पहली बार औपचारिक वर्कर का दर्जा दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, मंत्री आकाश फुटकर ने प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हेमंत ओखले और बीजेपी के अतुल भातलकर के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सोशल सिक्योरिटी कोड को लागू कर दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 5,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब, 3,700 में स्मार्ट पैनल। डिजिटल शिक्षा पर 400 करोड़ रुपए खर्च करेगी मान सरकार। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने 400 करोड़ रुपए के डिजिटलीकरण प्रोजेक्ट के तहत इस हजारों स्कूलों में अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी है। इस पहल का मकसद पारंपरिक चौकबोर्ड आधारित पढ़ाई से आगे बढ़कर स्मार्ट और इंटरएक्टिव शिक्षण व्यवस्था विकसित करना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार ने महिलाओं को 1500 करोड़ गैस सब्सिडी भेजी। यूपी की 1.86 करोड़ लोगों को फायदा। सीएम बोले अब कोई न छोटा न बड़ा। जी हाँ दोस्तों, यूपी की 1.86 करोड़ महिलाओं को होली से पहले बड़ा तोहफा मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को उज्ज्वला गैस की सब्सिडी के लिए 1500 करोड़ रुपए जारी किए। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व समता का पर्व है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, न कोई छोटा है न कोई बड़ा। उन्होंने कहा कि जिस भी एजेंसी पर महिलाओं का गैस कनेक्शन है वहां जाएंगी, उस पैसे का उपयोग करते हुए वहां से एक भरा हुआ सिलेंडर ले सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पटियाला लॉ यूनिवर्सिटी से राजीव गांधी का नाम हटाने की पहल। अकादमिक काउंसिल ने पारित किया प्रस्ताव। कांग्रेस सांसद का विरोध।
जी हाँ दोस्तों, पंजाब के पटियाला स्थित राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की अकादमिक काउंसिल ने विश्वविद्यालय के नाम से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने की सिफारिश की है। प्रस्ताव के अनुसार विश्वविद्यालय का नाम केवल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रखा जा सकता है। इस फैसले की पुष्टि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जयशंकर ने की है। दरअसल दोस्तों, उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव अकादमिक काउंसिल में पारित हो चुका है और अब इसे कार्यकारी परिषद या फिर पंजाब सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अंतिम फैसला पंजाब सरकार का होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा अभियान, दुर्लभ खनिजों में चीनी दबदबा घटाने के लिए खेला दांव, 2 लाख करोड़ का है प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण खनिजों की ग्लोबल सप्लाई पर चीन की पकड़ खत्म करने के लिए अमेरिका ने प्रयास तेज कर दिए हैं। अमेरिकी सरकार ने अर्जेंटीना से लेकर उज्बेकिस्तान तक 20 देशों से जरूरी खनिजों से जुड़े करार किए हैं। इसके अलावा चीन के सस्ते माल की डंपिंग से पश्चिमी देशों की खदानों को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका दर्जनों माइनिंग प्रोजेक्ट को सहयोग कर रहा है। अमेरिका के कई सरकारी संस्थान अब मिनरल्स प्रोडक्शन के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट की मदद कर रहे हैं। इनमें निवेश, कर्ज और सब्सिडी तक शामिल है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूक्रेन के आर्थिक सलाहकार बने ऋषि सुनक, जेलेंस्की को इकोनॉमी पर ज्ञान देंगे नारायण मूर्ति के दामाद। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री और इन्फोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक अब एक नई और बेहद चुनौतीपूर्ण भूमिका में नजर आने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, सुनक को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की इंटरनेशनल एडवाइजरी काउंसिल में शामिल किया गया है। यह काउंसिल युद्ध की मार झेल रही यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने और उसे भविष्य के लिए तैयार करने पर काम करेगी। दरअसल दोस्तों, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की इंटरनेशनल एडवाइजरी काउंसिल में शामिल किया गया है, जहां वे बिना वेतन देश की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने पर सलाह देंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्नदाताओं की हैप्पी होली, मुख्यमंत्री साय ने किसानों के खाते में डाले 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आई है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने रिमोट का बटन दबाकर किसानों के खाते में 10,324 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की है। बिलासपुर के ग्राम रहगी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम साय ने जिले को विकास को नई गति देते हुए बिल्हा विकासखंड के रहेंगी में आयोजित वृहद किसान सम्मेलन में 263.17 करोड़ रुपए की लागत से 79 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रिंकू सिंह अलीगढ़ से कोलकाता रवाना हुए, टीम इंडिया से जुड़ेंगे, रिश्तेदारों से बोले मां का ख्याल रखना, भाई ने पिता की अस्थियां विसर्जित की। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेटर रिंकू सिंह शनिवार को अलीगढ़ से कोलकाता के लिए रवाना हो गए। T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ करो या मरो वाले मुकाबले से पहले टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे, जिससे पहले BCCI सचिव देवजीत सेकिया ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया था कि रिंकू शनिवार को टीम में शामिल हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच एक वर्चुअल नॉकआउट है, जिसमें जीतने वाली टीम ग्रुप 1 से साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। रिंकू ने अब तक टूर्नामेंट की 5 पारियों में 24 रन बनाए हैं। यह रिंकू का पहला ही वर्ल्ड कप है। दोस्तों, इससे पहले शुक्रवार को रिंकू के पिता खानचंद सिंह का नोएडा के अस्पताल में निधन हो गया था। वह कैंसर से पीड़ित थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एलन मस्क का मास्टर प्लान, काम से मिल जाएगी आजादी। मस्क ऐसी दुनिया बनाने में जुटे हैं जहां अरबों रोबोट इंसानों की हर समस्या का हल निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क अब एक ऐसे भविष्य की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जहां काम शब्द डिक्शनरी से गायब हो जाएगा। एलन मस्क का नया मंत्र है सस्टेनेबल अबेंडेंस। यह एक ऐसी दुनिया का खाका है जहां रोबोटिक सेना इंसानों की हर जरूरत पूरी करेगी, पैसा बेईमानी हो जाएगा और श्रम का वजूद खत्म हो जाएगा। नवंबर में टेस्ला की शेयरधारक बैठक में मस्क ने एक साइन बोर्ड के सामने खड़े होकर ऐलान किया कि AI और रोबोटिक्स के जरिए हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला अब ऑप्टिमस जैसे इंसानी रोबोट बना रही है। स्पेस एक्स कक्षीय डेटा केंद्रों को बढ़ावा दे रही है। AI स्टार्टअप XAI को लेकर उनका दावा है कि वह मानवता की लगभग सभी समस्याओं को हल कर देगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सलमान को कप्तानी से हटा सकता है। PCB T20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन से है नाखुश, कई सीनियर्स का आखिरी टूर्नामेंट होगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को पाकिस्तानी टीम की कप्तानी से हटाया जा सकता है। न्यूज एजेंसी PTI ने दावा किया कि कई पाकिस्तानी सीनियर प्लेयर्स का यह आखिरी टूर्नामेंट साबित हो सकता है। T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के कारण सलमान को कप्तानी से हटाया जाएगा। एजेंसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि PCB के सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि चेयरमैन मोहसिन नकवी टीम के मौजूदा प्रदर्शन से बिल्कुल खुश नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल ने कनॉट पैलेस के हनुमान मंदिर में पूजा की। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह भी साथ रहे। कल दिल्ली शराब नीति केस में बरी हुए थे।
जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कनॉट पैलेस के हनुमान मंदिर में उन्होंने पूजा की। उनके साथ पत्नी सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह समेत अन्य नेता मौजूद रहे। दरअसल दोस्तों, एक दिन पहले ही दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई मामले में केजरीवाल, सिसोदिया समेत 23 लोगों को दिल्ली की रावेज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया था। कल शाम केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा। वे आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पाए तो खत्म करने जुट गए। उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई, कोर्ट में यह साबित हो गया। दरअसल दोस्तों, आरोप है कि दिल्ली में 2021-22 की आबकारी नीति में घोटाला हुआ था, जिसमें केजरीवाल और उनकी पार्टी के शीर्ष नेताओं को शामिल करके आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने उन सबको बरी कर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी रक्षा विभाग के नेटवर्क पर ओपन एआई का इस्तेमाल होगा। सैम ऑल्टमैन और पेंटागन में समझौता हुआ। एंथ्रोपिक को बैन कर ट्रंप सरकार ने दी जगह। जी हाँ दोस्तों, सैम ऑल्टमैन की कंपनी ओपन एआई और अमेरिकी रक्षा विभाग के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। इसके तहत ओपन एआई अपने कुछ मॉडल्स को पेंटागन के क्लासिफाइड यानी कि गोपनीय नेटवर्क पर तैनात करेगा। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन एआई की प्रतिद्वंदी कंपनी एंथ्रोपिक की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिकी सेना चाहती है कि युद्ध और निगरानी के लिए उसे एआई का बिना किसी रोक टोक के एक्सेस मिले, जिसे एंथ्रोपिक ने अपनी पॉलिसी के खिलाफ बताया था। इसी के चलते सरकार ने यह कदम उठाया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पश्चिम बंगाल फाइनल वोटर लिस्ट में 7.04 करोड़ से ज्यादा वोटर्स, 1.82 लाख से ज्यादा मतदाता शामिल किए गए। 58 लाख के नाम कटे। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल ने शनिवार को कहा कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश हो गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रोसेस के बाद राज्य में वोटरों की संख्या 7.04 करोड़ से ज्यादा हो गई। अग्रवाल ने कहा कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन प्रोसेस में फॉर्म 7 के जरिए 5.46 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम हटाए गए और फॉर्म 6 और फॉर्म 6A जमा करके 1.82 लाख से ज्यादा वोटरों को वापस शामिल किया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राज्यपाल यादव बोले, मेरे पास 1200 करोड़ का काम है। इसके बावजूद मामला जेल तक पहुंच गया। शिकायतकर्ता ने प्रॉपर्टी पेपर्स और सिक्योरिटी रकम ठुकरा दी थी। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर कॉमिक एक्टर राजपाल यादव ने मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा दावा किया। एक्टर ने कहा कि उनके पास भविष्य में 1200 करोड़ के काम और 10 फिल्मों के प्रोजेक्ट हैं। इसके बावजूद एक पुराने चेक बाउंस मामले ने उन्हें कानूनी मुश्किलों और जेल जैसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि शिकायतकर्ता ने उनके द्वारा पेश किए गए प्रॉपर्टी पेपर्स और सिक्योरिटी रकम को अदालत में स्वीकार नहीं किया और सिर्फ यह चाहता था कि राजपाल जेल जाएं। राजपाल यादव ने साल 2010 में अपनी फिल्म अता पता लापता को प्रोड्यूस करने के लिए एक कंपनी से लगभग 5 करोड़ रुपए लिए थे। निर्देशक के रूप में यह उनका डेब्यू प्रोजेक्ट था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और राजपाल को भुगतान करना मुश्किल हो गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रामायणम को मिला बड़ा ग्लोबल मंच। ट्रेलर लॉन्च के लिए बना मेगा प्लान। दुनिया देखेगी इंडियन सिनेमा का असली दम। जी हाँ दोस्तों, नीतीश तिवारी की रामायणम का साल 2026 की उन चुनिंदा फिल्मों में नाम है जिसका इंतजार दर्शक पल के बिछाए कर रहे हैं। दोस्तों, रणवीर कपूर, साई पल्लवी और सनी देओल जैसे दिग्गज सितारों से सजी यह फिल्म अपनी घोषणा के बाद से ही चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है। साल 2025 में जब फिल्म की पहली झलक सामने आई थी, तब इसकी भव्यता ने हर किसी को हैरान कर दिया था। अब रणवीर कपूर की रामायणम के ट्रेलर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में दोस्तों, मेकर्स ने लॉस एंजलिस में इस फिल्म की एक स्पेशल फोकस ग्रुप स्क्रीनिंग रखी थी, जहां से फिल्म को लेकर बेहद पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। दोस्तों, रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि इस साल नवंबर में रिलीज होने से पहले रामायणम को दुनिया के कुछ बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाया जा सकता है। हाल ही में लॉस एंजलिस में हुई स्क्रीनिंग के दौरान फिल्म की भव्यता और इसके स्केल की जमकर तारीफ हुई, जिसने मेकर्स का उत्साह दुगना कर दिया है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान सा सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी का नाम क्या है तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब पता एकदम सही और ऑप्शन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।